All right, let's start. Effects of electric current, chapter number 4, science 1. So इस चैप्टर में there are some basic points. बहुत छोटा चैप्टर एक्चुअली, आपको जो omitted part के बाद जो बचता है चैप्टर छोटा है, कम पॉइंट्स है, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, थोड़ा ब्रॉड माइंड से बस देखो चैप्टर. ओके, effects of electric current में we are going to see how energy gets transferred through a circuit. सर्किट अपने नाइन में सीखा हुआ, इसलिए मैं उस डिटेल्स में फिलहाल नहीं जा रहा हूँ. ठीक है, बट सर्किट में रिमेंबर कोई भी सर्किट होता है ना, उसमें वायर्स होते हैं, रेजिस्टर होता है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, फिर एमीटर होता है जो करंट मेजर करता है, की होता है जो करंट को फ्लो करने या नहीं करना उसको अलाउ करता है, एक बल्ब होता है जनरली जो बताता है कि सर्किट लाइव है या डेड है, उसके साथ एक वोल्ट मीटर होता है. सो एमीटर सीरीज, एमीटर और रेजिस्टर जो सीरीज में लगे हुए रहते हैं, वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है. ओके, तो ये एक सर्किट आप देख रहे हो यहाँ पर. ठीक है, ये सर्किट है, ये बैटरी, हाँ एक बैटरी भी होता है. बैटरी जो है मेन सोर्स होता है एनर्जी का. ये एक सेल है, एक बड़ा और एक छोटा डंडा जो है मिलाकर एक सेल बनता है. ऐसे मल्टीपल अगर सेट्स होंगे तो उन दोनों क्या बोलेंगे, बैटरी. ये बैटरी कनेक्टेड होता है सीरीज में की को. की क्या करता है, इट अलाउज द फ्लो ऑफ चार्ज. अगर ये निकाल दिया ना मैंने करंट, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे ओपन सर्किट. लगा दिया तो क्लोज सर्किट. उसके बाद यहाँ पर आप रिजल्ट देख रहे हो, ये है रेजिस्टर. रेजिस्टर के पैरेलल में अटैच्ड है V, इट इज वोल्ट मीटर, और यहाँ पर रेजिस्टर के सीरीज में अटैच्ड है एमीटर A. तो आप देखो करंट कैसा फ्लो हो रहा है, प्लस पोल से माइनस पोल की तरफ फ्लो हो रहा है. तो ये एक सर्किट है. जनरली कंपोजिशन ऑफ सर्किट, इसमें बस इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं लगा हुआ. अगर इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दूंगा तो वो वहाँ पर ग्लो करेगा. और ग्लोइंग बल्ब आपको पता है साइड में हम छोटे लाइंस बना देते हैं उसको ग्लोइंग दिखाने के लिए. ओके, तो इसीलिए इसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. अभी इस चैप्टर में एक मेन चीज पे फोकस किया हुआ है, पावर, इलेक्ट्रिक पावर. तो ये इलेक्ट्रिक पावर है. पावर और इलेक्ट्रिक पावर इज नथिंग बट एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड. ये तो हमने पावर के बारे में पढ़ा है ना पहले. पावर इज whatever amount of energy is used or utilized in particular amount of time, that is nothing but energy upon time. अभी एनर्जी मतलब क्या होता है, वर्क डन. एक ही बात है ना. तो हमको क्या पता है, V that is potential difference is equal to work done upon charge. मतलब ये वर्क डन, that is energy will be equal to V into Q. See, V into Q. अभी V into Q, अब इसमें हमने सर्किट में दो पॉइंट्स है A और B. तो A B के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है ना, वो है V A B. तो वही यहाँ पर V A B कर दिया हमने, V A B into Q. Q क्या है, चार्ज. देखो ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पर, तभी वर्क डन होगा. दैट इज नथिंग बट एनर्जी. तो V A B Q upon T. बट Q upon T क्या है, I, करंट. So V A B into I will be nothing but electrical power. आया समझ में. अब आते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के यूनिट पे. जनरली पावर का या कोई भी क्वांटिटी का अगर यूनिट निकालते तो उनके फार्मूला के बेसिस पे. फार्मूला में क्या है, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और I है दैट इज करंट. पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज. वर्क डन का फार्मूला क्या है, जूल्स, सॉरी यूनिट क्या है, जूल्स, और चार्ज के लिए कूलम. तो सी जूल अपॉन कूलम. उसी तरह से इनटू एम्पियर ना, I का एम्पियर है, एम्पियर Q अपॉन T, दैट इज चार्ज अपॉन टाइम. सो कूलम अपॉन सेकंड्स. सो यू कैन सी कूलम कट होगा, जूल पर सेकंड हो गया, नथिंग बट वाट. देयरफॉर यूनिट ऑफ पावर इज नथिंग बट जूल पर सेकंड और वाट. आया समझ में. तो वाट वाज एक्चुअली गिवन बाय, वाट वाज गिवन इन ऑनर ऑफ साइंटिस्ट ने. उन्होंने जूल पर सेकंड बताया, इसलिए उसको यूनिट को वाट, जैसे एम्पियर बोल दिया, वोल्टेज बोल दिया, वोल्ट एम्पियर साइंटिस्ट के नहीं. ठीक है, फिर आते हैं थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे, उसी रिलेटेड, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट हीट भी करता है. कभी नोटिस किया, चार्जर गर्म हो जाता है, या कभी आपने देखा है आपके घर में आप गर्म पानी बनाने के लिए गीजर यूज करते हो, इलेक्ट्रिक केटल यूज करते हो, इलेक्ट्रिक रॉड यूज करते हो, इस्त्री करने के लिए आयरन यूज करते हो. बल्ब जो है, बल्ब चल रहा है 5-6 घंटा और निकाले तो गर्म लगता है बल्ब. ये सब क्यों होता है, बिकॉज इन सारी चीजों में यू विल ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रिक करंट जो है वो यूटिलाइज हो रहा है. इलेक्ट्रिक करंट यूटिलाइज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, इस केस में मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज गेटिंग बैंड ऑन द wire or on the conductor, due to which more and more heat is produced. That is nothing but heating effect of electric current. Capability of electric current to heat something is heating effect of electric current. Okay, so उसके लिए हम लोग क्या पावर का इक्वेशन लेते हैं, उसका फॉर्मूला हमको देखना है कुछ. So power is nothing but energy upon time. एनर्जी को मैं हीट एनर्जी भी कंसीडर कर सकता हूँ ना. So heat energy upon time. See, फिर क्या हो जाएगा, heat energy is power into time. आ गया, power into time. But what do we know about power? Power is nothing but VAB into I.
दैट इज वोल्टेज इनटू करंट। तो वो सब्स्टिट्यूट कर दे, देखो H is equal to VAB IT। ये तो चलो AB अभी के लिए वो AB चेंज होता रहेगा। So means heat produced in a wire or in a conductor is nothing but equal to voltage or voltage of the current passing through it or the potential difference into current flowing through it and into clear understood। बट तो ये फॉर्मूला हो गया, तो ये फॉर्मूला का न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, V is equal to IR है ना, वोल्टेज इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। देयरफॉर रेजिस्टेंस क्या है उसका कांस्टेंट क्वांटिटी V is equal to IR। तो V की जगह पे IR डाल देंगे हम लोग, IR into I into T, तो I स्क्वायर हो जाएगा RT, I स्क्वायर RT। दिस इज नथिंग बट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल ने लॉ दिया था हीटिंग का कि हीट कैसे होता है कोई भी कंडक्टर, तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ओम्स लॉ को दूसरी तरह से सब्स्टिट्यूट कर दो इसी में, I is equal to V upon R। अगर डाल दो तो क्या हो जाएगा, VAB into I की जगह पे हम डालेंगे VAB R into T। करेक्ट, आ रहा है समझ में? तो ये V स्क्वायर अपॉन RT, V स्क्वायर T अपॉन R। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया। मतलब अगर आपको हीट बोला ढूंढने के लिए और आपको वोल्टेज टाइम और रेजिस्टेंस दिया हुआ तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपको हीट बोला ढूंढने के लिए और आपको वोल्टेज करंट और टाइम दिया हुआ तो ये यूज कर सकते हैं। अगर आपको हीट बोला ढूंढने के लिए और करंट रेजिस्टेंस और टाइम दिया तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो तीन फॉर्मूलाज आपके पास। अब आते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट whenever a current flows through the conductor, the amount of heat generated in that particular conductor is directly proportional to three important factors. First, square of the current flowing through that conductor. Second, resistance of that conductor. And third, time for which the current was flowing in that conductor. I repeat, Joule's law of heating states that the amount of heat produced in a particular conductor when current is flowing through it is directly proportional to the square of current or square of amount of current flowing through that conductor, directly proportional to the resistance of that conductor and directly proportional to the time for which the current is flowing in that particular conductor. Okay, so heat produced, so now what I'm saying is heat produce हो रहा है coil में, वो heat produce होने की वजह से क्या, वो क्यों हो रहा है, because of the collision of electrons। तो that is nothing but heating effect of electric current। और आपको heating effect में तीन एग्जांपल दिए, एक हीटर दिया, एक बल्ब दिया, एक फ्यूज दिया। हीटर तो आपको पता है ना, हीटर पता है क्या, हाँ, फिर इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है। ऐसे कॉइल होता है और वो कॉइल को ऐसे zigzag मैनर में रखते हैं, वो नीचे से हीट देता है, यूनिफॉर्म हीटिंग होता है और क्या होता है उसकी वजह से खाना या कोई भी चीज़ ऊपर कुक होता है। हीटर जनरली इलेक्ट्रिक करंट पे चलता है बट बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है उसमें, ठीक है। अभी हमारे यहाँ तो ज़्यादा कुछ नहीं है बट बाहर ठंडी ज़्यादा होती है ना, तो बिकॉज ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ कोल्ड टेम्परेचर और लो टेम्परेचर घरों में रेडिएटर्स या हीटर्स लगाए हुए रहते हैं दूसरे कंट्रीज में, तो उनमें भी ये कॉइल लगा हुआ है। तो यहाँ आप देखो ज़रा, ये क्या है, ये कॉइल। अगर उस कॉइल को कॉइल कर देंगे तो कॉइल्ड कॉइल बन जाएगा। तो हीटर में जनरली कॉइल होगा या कॉइल्ड कॉइल, ठीक है। तो बल्ब पे आते, बल्ब का तो आपको डायग्राम भी दिया टेक्स्ट में, जरा देख लो डायग्राम, कुछ ज्यादा नहीं है, उसमें उन्होंने एक टंगस्टन का फिलामेंट दिया हुआ है ऐसे सोलेनॉइड, तो नहीं सोलेनॉइड नहीं, बट दो ऐसे रॉड्स के बीच में से टंगस्टन का थिन फिलामेंट दिया हुआ है। वही फिलामेंट उसका एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट चल रहा है। तो क्या होता है जब उसमें से बहुत सारा जब करंट पास होता है तो बहुत सारा करंट खींचता है, ड्यू टू व्हिच मोर अमाउंट ऑफ करंट इज एंटरिंग इनसाइड और मोर अमाउंट ऑफ कोलिजन इज टेकिंग प्लेस। ज्यादा कोलिजन होता है ज्यादा हीट बनती है और वो हीट जो है इतना हो जाता है कि वो टंगस्टन रेड हो जाता है, वो इतना हीट हो जाता है और वो रेड जो है एम्पलीफाई होता है उस बल्ब के अंदर। बल्ब के अंदर एक गैस होता है, लीस्ट रिएक्टिव गैस आर्गन या नाइट्रोजन गैस हो सकता है, व्हिच इज वेरी लेस रिएक्टिव। तो वो वही जो है लाइट को एम्पलीफाई करता है, दैट अवॉइड्स द ऑक्सीडेशन ऑफ दैट टंगस्टन फिलामेंट। तो टंगस्टन फिलामेंट बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और खराब हो जाएगा, इसलिए बल्ब में थोड़ा सा भी क्रैक होगा तो बल्ब बंद हो जाएगा, या बल्ब में होल छोटा सा होगा तो बंद हो जाता है, बल्ब कभी नहीं चालू होगा। अब बल्ब चालू बाथरूम में और अपने पानी से लग गया ऊपर तो बल्ब क्या ग्लास क्रैक हो जाता है, बिकॉज उसको इसमें हीट बन जाती है बहुत सारी, और अचानक से पानी की वजह से वो ग्लास एक्सपांड हो जाता है और फट जाता है। क्रैक दिखेगा भी नहीं बट बल्ब खराब हो जाता है।
ओके, देन वी कम टू इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? फ्यूज इज नथिंग बट अ स्मॉल वायर। वो वायर को प्रोटेक्शन में डाल के देते हैं, प्लास्टिक को प्रोटेक्शन में, बट जनरली जस्ट अ वायर व्हिच इज मेड अप ऑफ सच केमिकल व्हिच हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या करते हैं, यहाँ से देखो मेंस मतलब मेन जहाँ से करंट आता है ना, हमें वहाँ से करंट आ रहा है और हमारे घरों में एंटर कर रहा है। हमारे घर में एंटर करने से पहले ना हम लोग उसको घर में आने से पहले एक छोटा सा एम्प्टी स्पेस रखते दोनों के बीच में और वहाँ लगाते थे फ्यूज। तो क्या होगा, बेसिकली वायर है। तो यहाँ से करंट इधर आया फ्यूज के थ्रू घर के अंदर। अभी वो फ्यूज कैसे बना जाता है? फ्यूज ऐसे बनाते हैं कि फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट है या जो अमाउंट ऑफ करंट उस फ्यूज से पास होने वाला है उसको थोड़ा सा हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मेंटेन रखते हैं। जैसे कि अगर ज्यादा करंट उस फ्यूज से पास हो गया ना, तो एक्सेसिव करंट की वजह से फ्यूज का वायर हीट अप हो जाएगा और मेल्ट हो जाएगा। मतलब एक्सेसिव करंट अगर आ रहा है जो मेरे घर में मेरे को नहीं चाहिए उतना करंट, तो उतने करंट में कितना हीट होगा, उतने हीट से फ्यूज का वायर मेल्ट होना चाहिए। ऐसे सेट किया जाता है। तो अगर नॉर्मल अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है तो वो फ्यूज के वायर से आराम से पास हो जाएगा, बट एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट है तो क्या होगा, फ्यूज में आएगा, फ्यूज का वायर मेल्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट। बिकॉज एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट से क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा और फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने से क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और यहाँ का करंट यहाँ जाएगा क्या, नहीं। तो हम बोलते हैं ना, अरे फ्यूज उड़ गया होगा। फ्यूज उड़ गया होगा मतलब क्या, मतलब एक्चुअल में वो फ्यूज का प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया, फ्यूज क्या मेल्ट हो गया फ्यूज। तो बस फ्यूज निकाल के दूसरा फ्यूज लगाओ। यही सोचो, अगर फ्यूज नहीं होता डायरेक्ट करंट अंदर जाता तो क्या होता, एक्सेसिव करंट अगर ब्लास्ट नहीं होता, बट जनरली व्हाट हैपेंस इज एक्सेसिव करंट अंदर एंटर करने की वजह से हमारे इंस्ट्रूमेंट जो हमारे डिवाइसेस जो है खराब हो जाते हैं, क्योंकि दे आर नॉट मेंट फॉर दैट मच करंट। तो अभी ज्यादा करंट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ही आता है, बट वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर एसी फैन फ्रिज सब चालू है, सब में एक्सेस करंट जाके बर्बाद कर देगा। ओके, इसीलिए टू प्रोटेक्ट दैट एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स 50-100 रुपए का फ्यूज सबको प्रोटेक्ट कर। आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट एमसीबी का भी दिया है, मल्टीपल सर्किट ब्रेकर्स का, जो फ्यूज की तरह ही काम करता है, बट फ्यूज का वायर मेल्ट होता है, एमसीबी का स्विच नहीं चलता, उसको अभी ऊपर करना पड़ता है। ठीक है, सेम प्रिंसिपल पे। सो वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट बिकॉज़ वो ओमिटेड है फिलहाल। लेकिन ज्यादा अभी चेंज नहीं करना पड़ता, अभी चेंज करना नहीं पड़ता ना, अभी एमसीबी लग गया ना, एक्सेसिव करंट आ गया तो एमसीबी का स्विच नीचे गिर जाता, डीपी नीचे गिर जाता। तो अगर उसको ऊपर किया फिर वो वापस एक्सेस, हाँ तो अरे एक्सेसिव करंट पूरे टाइम थोड़ी आता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आता है, थोड़े से टाइम के लिए आता है, वापस नॉर्मल हो जाता है। ओके, आया समझ में? दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही तो फ्यूज का वायर मेल्ट हुआ, ये तो थोड़ी मेल्ट होता, इसीलिए दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट्स। देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट बन रही है, हीट हम यूटिलाइज कर रहे हैं हमारे बेनिफिट के लिए। अब हम देखेंगे कि यही इलेक्ट्रिक करंट को जब हम लोग ये करते, क्या बोलते हैं, पास करते हैं और मैग्नेट आसपास रखते हैं, तो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, वो हम चेक करेंगे। तो देखा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब बेसिक आइडिया देता हूँ। देखो ये दो सर्किट्स है, एक सर्किट है दूसरा सर्किट, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ दोनों जगह पे हमने मैग्नेटिक नीडल रख दिया। फर्स्ट केस में करंट जो है कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मैंने पास में मैग्नेटिक नीडल रख दिया, बहुत हल्का रहता मैग्नेटिक नीडल। जैसे करंट ऑन कर दिया वैसे मैग्नेटिक नीडल ऐसे मूव हो, देख रहे हैं एरो, ये ऐसे मूव हो। सेकंड केस में मैंने क्या किया, करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दिया और ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर, तो मैग्नेटिक नीडल वापस मूव हो। सो व्हाट यू कम टू नो बाय दिस, मैंने मूव किया क्या मैग्नेटिक नीडल को, खुद ही मूव हुआ ना, कब, जब मैंने करंट ऑन किया। मतलब जब मैं करंट ऑन करूं तो मैग्नेटिक नीडल मूव कर रहा है, डेविएट कर रहा है, दैट इंडिकेट्स दैट करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, जिस वजह से दूसरा मैग्नेट मूव हो रहा है। Therefore it is called as magnetic effect of electric current। ठीक है, ये इससे और एक चीज प्रूव होती है कि जब मैग्नेट जो है, जब करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो एक टाइप का मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ऑपोजिट में तो ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। इससे पहले केस में नॉर्थ पोल अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द कॉइल, साउथ इधर है ना, ये नॉर्थ है। इन सेकंड केस मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो रिपेल कर रहा है, किससे, कॉइल से, बिकॉज़ डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टा है। आया समझ में? पक्का?
वो वाला डायग्राम है जो कार्डबोर्ड है उसके ऊपर मैग्नेटिक कार्डबोर्ड ये वाला कार्डबोर्ड ये सेकंड वाला है, ओके। कार्डबोर्ड जो है ये वाला, अभी आएंगे उस पे, ये भी कार्डबोर्ड वाला है। सो नाउ नहीं, ये समझ में आया। तो इससे तो प्रूव हुआ कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इधर देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर। अभी मैंने क्या किया, थिक वायर्ड कंडक्टर ले लिया यहाँ पर और बाकी का पूरा सर्किट वैसे ही रखा है। रियोस्टेट इधर रेजिस्टेंस की जगह पर रियोस्टेट रखा है। रियोस्टेट मतलब क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है। एमीटर है, बैटरी है की। अब जब मैंने कार्डबोर्ड लगा दिया ऐसे आर पार करके लगाया, मतलब ऐसे कार्डबोर्ड है उसमें से वायर पास हो रहा है बीच में से, और यहाँ पर कार्डबोर्ड के ऊपर एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया बहुत हल्का सा, और मैंने उसमें से क्या किया, करंट पास किया। करंट पास करने पर क्या हुआ, ये मैग्नेटिक नीडल ना चेंज हो गया डायरेक्शन। देखो एरो बनाया मैंने, ऐसे ऐसे फ्लिप हो गया। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि इस कार्डबोर्ड में क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जिस वजह से यह नीडल भी रिपेल हो गया या चेंज किया उसने अपना डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जिसके अराउंड ये जो लाइंस मैंने बनाया ना, गोल गोल लाइंस बनाए, these are called as magnetic lines of force which is nothing but magnetic field। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर नहीं बनता तो मैग्नेटिक नीडल जो इतना दूर पड़ा है कॉइल से या वायर से, वो क्यों डेविएट हुआ। बराबर आ रहा है समझ में। सो दिस also is a proof कि magnetic field is generated around the conductor। क्लियर, समझ में आया, ओके। फिर अभी मैग्नेटिक फील्ड बन तो रहा है, बट डायरेक्शन क्या मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसा है कॉइल ऐसे, मतलब जो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो ऐसा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, कैसा है हमको पता नहीं चलता। तो उसके लिए देयर वाज अ रूल गिवन कॉल्ड एज राइट हैंड थंब रूल, इन व्हिच दे सेड दैट imaginarily catch the conductor which carries the current, hold karo in your fist in such a way that thumb should indicate the direction of the electric current, then the curled fingers will indicate the direction of the magnetic field। मतलब ऐसा, तो अगर समझो करंट इधर से नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऐसे होल्ड करेंगे इसको, तो ये करंट दिखा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा। ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, देखो ना। बट राइट हैंड से करना है, लेफ्ट हैंड से नहीं करने का, राइट हैंड से, राइट हैंड बोला उसको, ठीक है सर। आप नीचे आए तो कैसे? हाँ ऐसे। तो उसके बेसिस पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया which was called as magnetic field produced through a loop of conducting wire। तो ये देख रहे हो आप, सेम वैसी अरेंजमेंट है, बट बस सिंगल वायर ऑफ कंडक्टर जो लगाया था वो उसका लूप बना दिया और ऐसे कार्डबोर्ड डाल दिया उसमें। और हमको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर देखने हैं ना, तो इस कार्डबोर्ड पे ऐसा आयन फाइलिंग डाल दो या आयन पार्टिकल्स डाल दो, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, आयन डस्ट जो होता है वैसे पार्टिकल्स डाल दो, ठीक है। तो जैसे आप उसमें करंट पास करना शुरू करोगे ना, आयन के जो डस्ट है ना वैसे कॉन्सेंट्रेट रिंग्स में अरेंज हो जाएंगे, और वो ईच रिंग विल इंडिकेट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो अभी क्या है देखो जरा, तो यहाँ से करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो इस ये जो पार्टिकल है वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, हम ऐसा इमेजिन करो, और ये ऐसा, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, और वायर से ऐसे घूम के करंट नीचे आ रहा है, मतलब करंट अभी नीचे जा रहा है, तो ये कैसे होगा, क्लॉकवाइज। तो देखो ना, एक ही वायर जैसे डायरेक्शन चेंज किया तो ये एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, क्लॉकवाइज बना रहा है, तो यहाँ पर और यहाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइट जो है वो कैसे जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है ना, जनरली नॉर्थ से साउथ जाता है, इधर नॉर्थ इधर साउथ है, टुवर्ड्स साउथ। आ रहा है समझ में। सो ऐसे होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस थ्रू अ लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। आया समझ में, ओके। देन वी कम टू सोलेनॉइड। यू नो द मीनिंग ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, कॉइल, नो नो नो, जस्ट कॉइल्ड वायर, स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग तो सोलेनॉइड। कंडक्टिंग मटेरियल का अगर स्प्रिंग बना दिया तो वो उसको बनेगा, उसको क्या बनेगा, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के थ्रू किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल फ्लो होता है, तो यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी, तो यहाँ से करंट ऐसे मूव होगा और ऐसे 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 एरो हेड्स हैं ये सारी, तो ये ऐसे 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 करंट मूव किया जाता है, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वो भी राइट हैंड थंब रूल से हम पता करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी, ऐसे और ऐसे, मतलब ऊपर भी बन रहा है, नीचे भी। सो दिस इज बिहेविंग एज वेल एज अ बार मैग्नेट, जिसमें एक साइड नॉर्थ पोल है, एक साइड साउथ पोल है,
This behaves as a bar magnet. Okay, clear? Then we come to two major parts of this chapter, जो जिसमें students maximum difficulty face करते हैं, electric motor and electric generator. इसके ये किस प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, पहले वो प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात करेंगे. जनरली इट इज ऑब्जर्व कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो वो मूव करना शुरू कर देगा. अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो खुद ब खुद वो मूव करना शुरू कर देता है. तो ये ऑब्जर्व किया गया बाय फ्लेमिंग एंड ही सेड, उसने बताया कि डायरेक्शन क्या होगा मूवमेंट का. क्या बताया उन्होंने? डायरेक्शन क्या होगा मूवमेंट का. ही सेड direction of the movement of that conductor when it is kept in a magnetic field and when it is carrying electric current can be given by left hand. Fleming's left hand rule. So Fleming's left hand rule suggests that stretch the first 3 digits of the left hand, including thumb, index finger and middle finger, in such a way that they are mutually perpendicular to each other. Mutually perpendicular, तीनों आपस में देखो ये और ये perpendicular, ये और ये perpendicular, ये और ये perpendicular, तीनों आपस में perpendicular. Okay, so he said if the index finger, मतलब first finger, indicates the direction of magnetic field and the middle finger indicates the direction of the current flowing, the thumb will indicate the direction of the force on the conductor. मतलब कहाँ मूव करेगा कंडक्टर, ऊपर या नीचे, ऐसे. ठीक है, आया समझ में? Again you will repeat, expand or extend your first 3 digits of the left hand including thumb, index finger and middle finger in such a way that they are mutually perpendicular to each other. Okay, when they are mutually perpendicular to each other, if the first finger or the index finger indicates the direction of magnetic field, which is always north to south, and the middle finger indicates the direction of the current, not induced current, the current, the thumb will indicate the direction of force acting on the conductor. आया समझ में? on basis of the electric motor generator. Electric motor works on actually point. So electric motor basically is known to convert electrical energy into mechanical energy. देखा ही होगा ना, फैन वगैरह जो चलते हैं कैसे चलते हैं. आप इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करते तब जाके वो घूमना शुरू करता है ना. तो वो घूमता कब है? उसको करंट मिलता है तब. अगर आप करंट नहीं दोगे तो वो रोटेट होगा नहीं. मतलब उसको करंट चाहिए जिसकी वजह से वो मोशन करवा रहा है, मतलब मैकेनिकल मूवमेंट करवा रहा है. आ रहा है समझ में? ओके, सो नाउ उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है इलेक्ट्रिक मोटर का? 2 पोल्स लगाते हैं नॉर्थ को, वेरी स्ट्रांग मैग्नेट्स लगाते हैं. जनरली आजकल तो इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं, बट फॉर नाउ इमेजिन दैट देयर आर मैग्नेट, वन इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. बीच में एक कॉइल डालते हैं. कॉइल कैसा होता है? ये सेम टू सेम ऐसे ही दिखने वाला है कॉइल, बट कॉइल में मल्टीपल टर्न्स होते हैं. ये एक ही टर्न दिखाया मैंने, मल्टीपल टर्न्स होते हैं. जितने ज्यादा टर्न होंगे उतना ज्यादा उसका इफेक्ट स्ट्रांग होगा, उसका मूवमेंट ज्यादा होगा. ये कॉइल है ए बी सी डी. ये कॉइल आगे कनेक्टेड होता है टू एक्सिल. ये एक्सिल दिख रहा है? ये एक्सिल वही है जिसको आपके फैन के वो विंग्स अटैच्ड होते हैं, जिससे वो घूमता है ना. तो ये एक्सिल है. एक्सिल पे अटैच होते हैं स्प्लिट रिंग्स. ये स्प्लिट रिंग्स है रेड वाले, और उसके आगे अटैच होते हैं ब्लू कलर के, दिख रहा है ईएनएफ या कार्बन ब्रशेस. ओके, और ये आगे अटैच होता है बैटरी को, मतलब हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स. और ये स्विच मतलब आपका जो नॉर्मल स्विच होता है वो. इसको मैं अगर ऑन करूंगा तो क्या होगा? करंट फ्लो होना शुरू होगा. इमेजिन करो भी क्या होगा. ये करंट यहाँ से मूव करके कहाँ आएगा? ये करंट आएगा इस ई के पास. ई के पास जैसा आएगा वो क्या करेगा? ई से वो ये स्प्लिट रिंग को टच करेगा और यहाँ से स्प्लिट रिंग एक्स को टच करेगा और यहाँ से इस वायर में ए बी सी डी के डायरेक्शन में मूव करेगा. बराबर. अभी यहाँ पर क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज होगा, क्योंकि करंट तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो मोशन कैसे होगा देखना है. तो ये जो ए बी है, ये भी देखो जरा, ये लेफ्ट हैंड रूल ही अप्लाई करते हैं हम लोग. तो ये क्या इंडिकेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड. ये क्या इंडिकेट करना चाहिए? करंट. तो करंट कैसे जा रहा है? अंदर जा रहा है. ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसे रहेगा, राइट. तो आप बोर्ड के अंदर जा रहा है करंट, ये है मैग्नेटिक फील्ड. तो मोशन ऑफ कंडक्टर नीचे. तो ये कहाँ जाएगा? ए बी नीचे की तरफ जाएगा. व्हाट अबाउट सी डी? सी डी ऊपर जाएगा. क्यों? नॉट बिकॉज ए बी इज गोइंग डाउन. सी डी के ऊपर देखो मोशन कैसा हो रहा है. अभी सी डी में करंट सी टू डी आ रहा है, बाहर आ रहा है. देखो बाहर आ रहा है करंट. ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये डायरेक्शन देखो ऊपर आ गया. आ रहा है समझ में? व्हाट अबाउट बी सी? बीसी वहां पे बीसी ऊपर नीचे मूव नहीं करने वाला. क्यों? इट्स नॉट बिकॉज वो ए बी और सी डी को कनेक्टेड है.
BC इसलिए मूव नहीं कर रहा है बिकॉज BC जो है दैट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर रहा तो ही मोशन करता है, तो नहीं करेगा। आया समझ में? अब क्या होगा, ये क्या होगा, मूव करेगा और CD की तरह आएगा AB की जगह पे, और AB कहां चले जाएगा, CD की जगह पे। अब करंट का डायरेक्शन जरा सोचो क्या होगा, ठीक है। अब ये जो है आपका D, ये यहां पर आ गया, ठीक है, मतलब D का पोजीशन जो है, D का पोजीशन यहाँ है, C का पोजीशन यहाँ है, B का पोजीशन यहाँ है, A का पोजीशन यहाँ है, सही है। अब क्या होगा, ये D यहाँ आ गया, किसके साथ कनेक्ट होगा, D स्प्लिट रिंग जो है ना बीच में, वो उतने टाइम के लिए कनेक्शन नहीं, वापस घूम के कनेक्शन हो जाता है। तो क्या होगा, अभी करंट वापस D से लेकर C पे जाएगा, C से लेकर B, B से A और वापस से इधर। मतलब क्या हुआ है, E और F अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, E और F पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, जिस वजह से क्या हो रहा है, D बाद में E को कनेक्ट कर रहा है और A बाद में F को कनेक्ट कर रहा है, जिस वजह से करंट E से D के पास जाएगा फर्स्ट 180 के बाद। पहले ऐसे था 180 हो गया, उसके बाद D यहाँ आ गया, तो ये E D को करंट देगा, D C को देगा, B को देगा, A को देगा। आ रहा है समझ में? दैट इज द ओनली रीजन स्प्लिट रिंग्स यूज करने के, ताकि वो पोल्स चेंज हो जाए। क्योंकि अगर वापस से D जब इधर आए तो और F इधर आ जाएगा ना, तो करंट कैसे मूव करेगा, A B C D में ही मूव करेगा वापस। तो ये ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव ऐसे, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। फैन ऐसे थोड़ी मूव करेगा, फैन एक ही डायरेक्शन में चाहिए ना वो मूवमेंट, इसीलिए ये बनाया। आया समझ में? तो पहले करंट ABCD मूव कर रहा था, फिर करंट DCB ये मूव कर रहा है। ये एक्सप्लेन करना है आपको। पहले आप क्या है वो, क्या प्रिंसिपल उसको बताओगे, कंस्ट्रक्शन बताओगे, कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ जो मैंने बताया, उसके उसका वर्किंग बताओगे, जो बताया मैंने। क्लियर? फिर आते हैं हम लोग करंट जनरेट करने पर। अभी यहाँ पर करंट यूज करके हमने मैकेनिकल एनर्जी बनाया, अब हम क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी यूज करके हम लोग करंट बनाएंगे। करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, सो दैट विल बी कॉल्ड एज इंडक्शन ऑफ करंट, मतलब ही इंड्यूस करंट। ओके, सो यहां पर अप्लाई होगा राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, बट सेम एलिमेंट्स होंगे। जैसे लेफ्ट हैंड में ये क्या था, मोशन ऑफ कंडक्टर, ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या था, इलेक्ट्रिक करंट, इधर भी वही रहने वाला। बट आपने नोटिस किया इसमें मोशन ऑफ कंडक्टर डिपेंडेंट था, किस पे, इन दोनों पे। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट डिपेंडेंट होगा, किस पे, मोशन पे एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब दिस प्रूव्स दैट, दिस particular law proves that if a conductor which is not carrying current is placed in a magnetic field and forced to move, what will happen, the current will be generated, that is the current will be induced। आया समझ में? so that indicates that current is induced, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में? सो राइट हैंड रूल देखेंगे अभी। अगेन स्ट्रेच द फर्स्ट 3 digits of the right hand in such a way that they are mutually perpendicular to each other। thumb indicates the thumb नहीं, पहले middle finger will indicate the direction of the electric current, magnetic field, this will be having magnetic field, this will be motion। तो इसमें ये डिपेंडेंट है इन दोनों पे, तो बोलेंगे in such a way that thumb indicates the motion of the direction of motion of conductor, first finger index finger indicates the direction of the magnetic field, then the middle finger will indicate the direction of the electric current or induced current। आया समझ में? तो उसी बेसिस पे जनरेट किया है इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब जैसे कि हमारे घर में जो जनरेटर्स होते हैं ना लगे हुए, इन्वर्टर नहीं, जनरेटर के बारे, जनरेटर जो नहीं क्या वो डीजल डालते हैं उसमें, फिर डीजल डालने के पता है क्या होता है, उसमें ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है, ये जो एक्सिल है ना, एक्सिल इधर भी एक्सिल है, इधर भी एक्सिल, ये जो एक्सिल है ना वो घूमता है, तो ये कॉइल घूमता है, इसमें घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वजह से इसमें करंट बने और वो करंट हमको मिलता है। आया समझ में? सो ये let's see the construction now। generally वापस से magnetic field is present north to south, there is presence of an axle and that axle is connected to a coil।
as well as connected to a circuit. But circuit में देखो कोई लाइट सोर्स नहीं है, एनर्जी सोर्स नहीं, बैटरी नहीं, की नहीं, कुछ नहीं। क्या है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमको करंट का डायरेक्शन बताता है या दिखाता है कि करंट बना है या नहीं बना। ठीक है, एमीटर भी करंट बना है नहीं बना बताता है, बट एमीटर का प्रॉब्लम ये है कि वो डायरेक्शन नहीं बताता करंट का। गैल्वेनोमीटर कैन टेल द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब कोई टॉपिक डिडक्टेड है गैल्वेनोमीटर का, इसलिए वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो अभी क्या है इसका कंस्ट्रक्शन देखो, एक सर्किट है जिसमें सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। सर्किट का एक एंड ब्रश, कार्बन ब्रश B1 को अटैच्ड है, सर्किट का दूसरा वायर का दूसरा एंड कार्बन ब्रश B2 को अटैच्ड। B1 इज कनेक्टेड टू अ रिंग, दिस इज स्लिप रिंग, नॉट स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग में देखो ना बीच में स्प्लिट था, स्प्लिट है बीच में, इधर स्प्लिट नहीं है, पूरा पूरा रिंग है। स्लिप रिंग R1 है R2। ठीक है, रिमेंबर वन मोर थिंग, एक्सिल और रिंग्स के बीच में एक रेजिस्टिव मटेरियल होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट एक्सिल के पास नहीं जाता रिंग से, नहीं तो करंट लगेगा ना हमको जब हम एक्सिल को टच करेंगे, हमको कभी नहीं लगता वो करंट। तो देयर इज अ रेजिस्टिव मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिल एंड द रिंग्स, लेट बी हियर और दोनों इसमें हो रहता है। यस, ओके। सो अभी इसमें एक ही चीज चेंज है, इधर ब्रशेस किसी चिपके हुए नहीं थे, इधर A इज ऑलवेज अटैच्ड टू ब्रश B1 एंड D is always attached to brush B2. इधर EF के में ब्रशेस को इधर B1 B2 देते हैं, तो ब्रश का अटैचमेंट फिक्स है। अब मैंने क्या किया, मैंने मोशन किया, मैं फॉर एग्जांपल मैकेनिकल फोर्स लगा रहा हूं, मैं पेट्रोल नहीं डाल रहा हूं, मैं साइक्लिंग टाइप कुछ कर रहा हूं और उसकी वजह से ये कॉइल मूव है। तो कॉइल सबसे पहले मैंने मूव कैसे करवाया, AB ऊपर कर दिया, CD नीचे कर दिया, कॉइल ऐसे मूव कर रहा हूं। तो अभी क्या होगा सोचो, राइट हैंड रूल यूज करेंगे इसमें। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, नॉर्थ टू साउथ, तो फर्स्ट फिंगर कंडक्टर AB कहां जा रहा है, ऊपर, तो इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस करंट ऊपर जा रहा है, इंड्यूस करंट अंदर जा रहा है ना, ये ऐसा है, मतलब A to B जाएगा और फिर B to C जाएगा। ठीक है, CD नीचे जा रहा है ना, तो CD जब नीचे होगा तो क्या होगा, AB ऊपर है। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड, मोशन, और ये मतलब CD बाहर आ रहा है, तो करंट C से D पे आएगा, मतलब पहला लूप, मतलब जब AB फ्लिप होके CD के पोजीशन पे जाएगा और CD फ्लिप होके AB के पोजीशन पे आएगा, तो करंट कैसे जाएगा, A से B, B से C, C से D। आया समझ में? मतलब करंट इज गोइंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम B1 टू B2, ब्रश B1 टू B2, तो करंट बना। अब क्या होगा सोचो, अब ये CD जो है AB के पोजीशन पे आ गया, ये D है, C है, ये B है और ये, अभी ये CD जो है ये AB के पोजीशन पे आ गया। अब क्या सोचो क्या होगा, अब CD इधर आ गया, बट CD किसको कनेक्टेड है, B2, ठीक है, और AB किसको कनेक्टेड है, A किसको कनेक्टेड है, B1 को। तो उनका क्योंकि ये रिंग पूरा का पूरा है ना, तो भले B1 इधर आ गया बट इधर तो है ही ना, कनेक्शन टूटा नहीं है, ये टूट गया था कनेक्शन। अब क्या है, अब CD ऊपर जा रहा है और AB नीचे आ रहा है, बराबर ना, मैं मोशन तो ऐसे ही कर रहा हूं ना, ऐसे ही मूव कर रहा हूं, तो CD ऊपर आएगा और AB नीचे जाएगा। तो जब CD ऊपर आएगा तो करंट कैसे जाएगा, D से C जाएगा, और AB नीचे जा रहा है मतलब करंट B से A आएगा, मतलब सेकेंड राउंड में करंट कैसा आएगा, D C B A। तो पहले राउंड में करंट था A B C D, ठीक है, सेकेंड राउंड में करंट क्या हुआ, सेकेंड हाफ सर्कल में D C B A, मतलब करंट कहां से कहां मूव हो रहा है, B2 से B1, यहां पर था B1 से B2, यहां हो गया B2 से B1। आया समझ में? तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब जो पहले ABCD था अब DCB हो गया। सो ये क्या इंडिकेट करता है, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, पहले रोटेशन में ABCD, फिर नेक्स्ट हाफ रोटेशन DCB, फिर नेक्स्ट 180 डिग्री वापस ABCD, वापस DCB, मतलब क्या हो रहा है, एवरी 180 डिग्री रोटेशन में करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। देखो अल्टरनेटिंग करंट हो रहा है ना, पहले वाला करंट ABCD, फिर DCB, फिर ABCD DCB, ऐसे 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 जनरेट हो रहा है। इट मींस इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, सो दैट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट। इसलिए ये ऐसी जनरेटर है, अगर डायरेक्शन करंट का चेंज नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, DC जनरेटर। आया समझ में? ये टॉपिक से चैप्टर, ये जो है ना फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, उनके बेसिस पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, उनके लॉ के बेसिस पे।
क्लियर हुआ, इजी, अंडरस्टूड, पक्का? Yes, sir. पंखा लगा दो।